नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा विद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में है वो हमारा टॉपिक रहेगा संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, कैसे है लोहा या कोई अन्य वस्तु है वो संक्षारित होती है, जैसे कॉपर भी होता है, चांदी भी होता है ना। तो ये संक्षारण होता क्या है? अगर इस संक्षारण को हम सामान्य भाषा में समझें, इस संक्षारण को सामान्य भाषा में समझें तो इसका अर्थ होता है जंग। जंग लगता है ना लोहे के, तो संक्षारण यानी जंग लगना है। और इसे विज्ञान की भाषा में क्या कह देते हैं? संक्षारण। अब जंग हमें पता ही है नॉर्मली कैसे लगता है। जैसे मान लो ये लोहे की छड़ है ना, ये कुछ दिनों तक खुले में पड़ी है। तो खुले में पड़ी है तो जो नम वायु है वो इसके साथ अभिक्रिया करेगी। अगर ये लोहे की है तो आयरन ऑक्साइड बना लेगी, अगर कॉपर की है तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगी। यानी नम वायु है वो इसके साथ अभिक्रिया करेगी। जैसे लोहे की है ना, तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण करेगी और इस पर एक भूरे रंग की परत आ जाएगी जो आयरन ऑक्साइड होगी, और जिससे धीरे धीरे ये संक्षारित होता हुआ लोहा है वो नष्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली हम समझें कि संक्षारण क्या है, तो संक्षारण को हम ऐसा कह सकते हैं जंग लगना, ये इसका अर्थ है। तो चलिए अब देखते हैं। संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में आप निम्न बातों पर निम्न बातों का अध्ययन है वो कर चुके हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़े देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। मतलब चांदी है, चांदी की वस्तुएं क्या होती है, यानी अगर आप खुली वायु में कुछ दिन छोड़े देने पर जो सिल्वर की वस्तुएं हैं काली हो जाती है। सिल्वर यानी चांदी। अब आप है वो कमेंट बॉक्स में चांदी का प्रतीक लिखिएगा कि चांदी का प्रतीक क्या होता है। जैसे ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, उसी प्रकार इस चांदी का प्रतीक है वो क्या होता है, आप कमेंट है वो ज़रूर करिएगा। तो चांदी है वो नॉर्मली काली पड़ती है ना। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण होता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सिल्वर है ना, सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेगा और सल्फर सिल्वर सल्फाइड बना लेगा। यानी जो सिल्वर है वो सिल्वर क्या करेगा, जो वायु में उपस्थित जो सल्फर है उसके साथ अभिक्रिया करेगा और सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेगा। सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेगा। सिल्वर सल्फाइड यानी सिल्वर है वो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। इस वजह से सिल्वर है वो यदि आप वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वो वस्तुएं काली हो जाती है। तो आपसे कारण है वो पूछा जा सकता है कि सिल्वर की वस्तुओं को कुछ दिनों तक वायु में खुला छोड़ देने पर काली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्या करेगा, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करेगा। उस वजह से उसके ऊपर है वो एक काले रंग की परत है वो आ जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन इसको करिएगा। नेक्स्ट है कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है उस कार्बन डाइऑक्साइड में हल्की नमी हो। तो कॉपर यानी तांबा क्या करेगा, तांबा करेगा जो वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और इसकी सतह से भूरे रंग का चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यानी जो तांबा होता है उस तांबे पे जो भूरे रंग की चमक होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। होता क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर पे भी जंग लग गया। यानी कॉपर है वो आर्द्र CO2 के साथ अभिक्रिया करके और ये CuCO3 यानी बेसिक कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है। और यह कैसा होता है, उस पर हरे रंग की है, जैसे लोहे पे भूरे रंग की, चांदी पे काले रंग की और तांबे पे हरे रंग की परत आती है, वही क्या है, संक्षारण है। तो भी इसको भी आप अंडरलाइन करिएगा कि तांबा है उसे आप कुछ दिनों तक खुला छोड़ देते हैं तो उस पर हरे रंग की परत आ जाती है। क्यों? तो आपको लिखना है कि कॉपर है यानी जो तांबा है वो आर्द्र CO2 के साथ अभिक्रिया करके एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिस कारण कॉपर को कुछ समय तक खुला छोड़ने पर उस पर हरे रंग की परत है वो चढ़ आती है। और वो हरे रंग की परत ही क्या है, संक्षारण है। आप जंग लगने से, संक्षारण का अर्थ मैंने जैसे बताया जंग लगना, तो उससे आप ये मत समझिएगा कि लोहे भूरे रंग की परत ही आएगी। यानी चांदी भी अगर काली पड़ रही है तो उसमें भी संक्षारण यानी जंग आ रहा है। और यदि कॉपर भूरे रंग की परत आ रही है तो उसमें संक्षारण यानी जंग आ रहा है। और यदि तांबे पर भूरे रंग की परत आ रही है उसमें संक्षारण यानी जंग आ रहा है।
तो आप समझ गए होंगे चांदी क्या पड़ती है, काले रंग की पड़ती है, चांदी काले रंग की पड़ती है, कॉपर हरे रंग का पड़ता है। अब है लोहे वाला। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रक पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। यानी लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर जो लोहा होता है उस लोहे पर भूरे रंग की परत आ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता करते हैं जिसमें लोहे पर जंग लग जाती है। तो ये जो तीनों पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करिएगा। यानी जो पेपर बनाने वाला है वो यहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकता है। आगे है वो देखते हैं, आइए उन परिस्थितियों का पता करते हैं जिनमें लोहे पर जंग लग जाता है। तो देख लेते हैं क्रियाकलाप 3.14। 3 परख नली एवं प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कीलें डाल ली। ये 3 परख हमने परख नली ले ली और इन तीनों परख नलियों में स्वच्छ लोहे की कीलें डाल दी। परख नली ए है, इस परख नली इनको नाम दे दिया ए बी सी, और परख नली ए में थोड़ा जल डालकर इसे कोरक यानी ये ऊपर इसे बंद कर दिया। परख नली बी में उबलता हुआ आश्रित जल डालकर उसमें 1 ml तेल मिलाया, यानी पानी के साथ उबलता हुआ पानी डाला और 1 ml है वो तेल मिलाकर इसे बंद कर दिया। पहले में तो क्या डाला, केवल पानी डाला, दूसरे में उबलता हुआ पानी और साथ में तेल डाला और उसको कोरक से बंद कर दिया। तेल है वो जल पर तैरने लगेगा एवं वायु को जल में विलीन होने से रोकता है। बिल्कुल है, यानी वायु को जल में विलीन होने से रोकेगा, क्योंकि परत किसकी आ जाती है, तेल की आ जाती है। आप आए दिन है वो न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि भाई इस सागर में है वो तेल का रिसाव हो गया। अब तेल का रिसाव हो गया ना, तो उस सागर के अंदर जो भी जीव जंतु है ना वो श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे, अतः उनकी संख्या है वो कम होने के कुछ ज़्यादा आसार है वो बन जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु की संख्या है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन वगैरह ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पानी है वो वायु को अंदर नहीं जाने देता है, नहीं विलीन होने देता है। तो परख नली ए के अंदर सिर्फ पानी है, परख नली बी के अंदर उबलता हुआ पानी और तेल है, और परख नली सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कोरक से बंद कर दिया, यानी कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डाल दिया। इसके अंदर क्या डाल दिया, CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेगा। अब ये वायु की नमी को क्या करेगा, सोख लेगा। इन परख नली को कुछ दिनों तक छोड़ दिया। अब देखो वापस आप समझिएगा, परख नली में लोहे की कीलें डाली, एक परख नली में क्या डाल दिया हमने, पानी डाल दिया, दूसरे में उबलता हुआ पानी तेल डाल दिया, और तीसरे में क्या डाला है वो कैल्शियम क्लोराइड डाला है। अब आप देखेंगे इन परख नली ए में रखे लोहे की कीलों पर जंग लग गया। बिल्कुल, इसमें जो जिसमें केवल पानी उसमें जंग आएगा, लेकिन परख नली और बी सी में रखी कीलों पर जंग नहीं लगा, इसके अंदर तो तेल की वजह से नहीं लगा। देख लेते हैं आगे। परख नली ए की कील वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहती है। बिल्कुल, वायु और जल दोनों के संपर्क में रहती है, इस वजह से इस पे जंग लग गया। एवं परख नली सी की कील शुष्क वायु के संपर्क में रहती है। शुष्क वायु से मतलब है उसमें नमी नहीं है, नमी मतलब जल नहीं है वाष्प के रूप में, तो वो है शुष्क वायु। शुष्क वायु का अर्थ है जिसमें नमी नहीं है, नमी अर्थात उस वायु में जल वाष्प नहीं है, यानी जल है वो वाष्प के रूप में नहीं है। तो परख नली सी के अंदर कैल्शियम क्लोराइड था और शुष्क थी, वो शुष्क वायु में संपर्क रहती है। इससे लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्था के बारे में हम क्या कह सकते हैं। उसके बाद जो आगे है वो है, इसको आप देखिएगा, यहाँ करिएगा कि परख नली बी है वो केवल किसके संपर्क में रहेगी, पानी के संपर्क में रहेगी, ये वायु के संपर्क में नहीं रहेगी। इस वजह से इसमें क्या है, जंग नहीं लगेगा, क्योंकि वायु के संपर्क में भी तो आना जरूरी है ना। ये पानी और वायु दोनों में रहेगी, ये केवल पानी में रहेगी, वायु से संपर्क इसका नहीं रहेगा, इस वजह से इसमें परख नली बी है। यहाँ ए नहीं, बी आप है वो कर लीजिएगा। तो ये केवल पानी के संपर्क में है, वायु के संपर्क में नहीं है, और ये पानी तो है ही नहीं, शुष्क वायु है, और शुष्क वायु के संपर्क में होने की वजह से परख नली बी और जो सी है उसके अंदर जंग है वो नहीं लगेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है संक्षारण से सुरक्षा। संक्षारण से सुरक्षा, तो चलिए देखते हैं। यानी जंग लगना आप कैसे रोक सकते हो, जंग लगना आप कैसे रोक सकते हो। एक सामान्य भाषा में मैं आपको बताता हूँ। यानी लोहा है, हम यहाँ उदाहरण लोहे का लेते हैं। यानी लोहा है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, हम पेंट करते हैं, कलर करते हैं। उस कलर के अंदर क्या होता है, जिंक होता है, जिसे आप जस्ता भी कहते हैं, जिसे हम जस्ता भी है वो कहते हैं।
यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर कलर किया जाता है, उस कलर के अंदर जिंक या जस्ता होता है। उस लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है, और ये परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है यसद लेपन। क्या कहलाती है? यसद लेपन। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, आप ध्यान से है वो इसको देखिएगा। जैसे लोहा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं? पेंट कलर करते हैं ताकि वो जंग से बच जाए। अब उस पेंट में होता क्या है? जिंक या जस्ता होता है। जिंक या जस्ता होता है जो लोहे का वायु से संपर्क तोड़ देता है, जिंक या जस्ता होता है। अब उस लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और ये परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यसद लेपन। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो आप ध्यान रखिएगा, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण क्या होता है? यानी जो लोहा या अन्य जो धातुएं हैं उनको जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और ये परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाती है। तो चलिए देख लेते हैं। संक्षारण से सुरक्षा। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर यसद लेपन। यसद लेपन का अर्थ है लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना। क्रोमियम लेपन। अब आप क्रोमियम नाम आया तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो साइकिल होता है ना, जैसे मान लो ये साइकिल है ना, ये साइकिल का हैंडल होता है जहाँ से हम दोनों हाथों से पकड़े रहते हैं। ये इतने चमकीले क्यों होते हैं? क्योंकि इन पर क्रोमियम की परत है वो चढ़ी होती है, इस वजह से वो इतने चमकीले होते हैं। क्रोमियम है एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। उसके बाद है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक या जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया यसद लेपन कहलाती है। आप इसको अंडरलाइन करिएगा कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक या जस्ते की पतली परत चढ़ाने की जो विधि है वो आपके क्या कहलाती है? यसद लेपन। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। तो आप इसको, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। वापस एक बार बता देता हूँ। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और वो परत चढ़ाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? यसद लेपन कहलाती है। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यसद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातुओं के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है। इस विधि में हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है। बिल्कुल है, लोहे का उपयोग सबसे ज़्यादा है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है। यानी अगर जितना ज़्यादा नरम है इसका मतलब वो उतना ज़्यादा शुद्ध है, एवं गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खिंच जाता है, रबड़ की तरह बढ़ने लगता है। लेकिन इसमें यदि थोड़ा कार्बन यानी 0.5% मिला दें तो यह कठोर एवं प्रबल हो जाता है। यानी जो लोहा है ना, लोहा शुद्ध लोहा होगा वो थोड़ा नरम होगा, और उसे कठोर करने के लिए उसमें 0.5% है वो कार्बन मिला दिया जाता है, जिससे वो कठोर और प्रबल हो जाए। लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है। आप इसको भी अंडरलाइन करिएगा कि अगर लोहे के साथ निकल या क्रोमियम मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है। यानी निकल का जो है वो है आपके Ni, और क्रोमियम का जो प्रतीक है वो है Cr। तो लोहे के साथ यदि आप निकल और क्रोमियम मिला देंगे तो इससे स्टेनलेस जो इस्पात है वो प्राप्त होगा। तो इसको अंडरलाइन करिएगा, ध्यान रखिएगा कि स्टेनलेस इस्पात कैसे प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो उसके गुणधर्म बदल जाएंगे। बिल्कुल है, उसके गुणधर्म बदल जाएंगे। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। यानी धातु के साथ धातु या अधातु मिलाकर है वो उसके गुणधर्मों को चेंज किया जा सकता है। और दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, इसको भी आप अंडरलाइन करिएगा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मिश्रण से मतलब है उस मिश्रण के अंदर जो भी अवयव होंगे वो सारे एक ही अवस्था के होंगे। एक ही अवस्था से मतलब है ठोस है तो ठोस, द्रव है तो द्रव, गैस है तो गैस, वो मिश्रण कहलाता है समांगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे गेहूं के अंदर कंकड़, गेहूं के अंदर
कंकड़, 1 मिनट रुकिएगा। गेहूं के अंदर कंकड़ से आप छोड़िए, उसके अंदर हम ले लेते हैं कोई अन्य उदाहरण। तो वायु है वो क्या है, आपके एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि उसमें सारे जो पदार्थ है जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो सारी किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। तो समांगी मिश्रण से है, उस मिश्रण में जो भी पदार्थ है वो सारे एक ही अवस्था में होंगे। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। जो मूल धातु होती है उसे द्रवित अवस्था के अंदर लेके आओ, एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें मिलाया जाता है, फिर इसे कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। तो इस प्रकार है वो मिश्र धातु का निर्माण है वो किया जाता है, और उस कोई भी धातु है उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। उसके बाद है वो है शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। बिल्कुल, ये भी आप ध्यान रखिएगा। शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। अब है आगे, तथा यह काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए इसका उपयोग है वो नहीं होता है। यानी जो शुद्ध सोना है ना, शुद्ध सोने के कभी आभूषण नहीं बनेंगे जब तक आप उसमें 2% है वो अशुद्धि नहीं, 2 कैरेट है या 2 भाग है वो आप उसमें अशुद्धि नहीं मिलाओगे, तब तक शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनते, क्योंकि वो ज़्यादा नरम होता है। लोहे वाली बात है, लोहा भी क्या होता है, अगर शुद्ध लोहा होगा तो नरम होगा, अतः उसे उपयोग करने के लिए उसमें 0.05% क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है, जिससे उस लोहे के क्या बनाए जा सकें, आपके जो वस्तुएं हैं वो बनाई जा सके। ठीक उसी प्रकार सोना है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जो अत्यंत नरम होता है। यदि हम शुद्ध सोने के आभूषण बनाने का प्रयास करते हैं ना तो वो टूटता जाता है। क्यों? क्योंकि नरम होता है। अतः उस सोने का आभूषण बनाने के लिए उनमें 2 कैरेट है वो क्या मिलाई जाती है, अशुद्धि, और अशुद्धि के रूप में आप उसमें तांबे या चांदी का उपयोग है वो कर सकते हैं। तो देखिए, शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं, यह काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए है वो 22 कैरेट सोना होगा, और इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध है और 2 भाग उसमें तांबा या चांदी है वो मिलाया गया है। अब उसके बाद है वो है, यदि कोई एक धातु पारद है, यदि कोई एक धातु पारद है, पारद से मतलब है यहाँ पारा, पारा यानी मरकरी, पारा यानी मरकरी, और मरकरी का जो प्रतीक होता है वो होता है Hg। क्या होता है? मरकरी का प्रतीक Hg होता है। तो यदि कोई एक धातु पारा है, इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, तो पारा है ना, पारा धातु है उसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। पारा है उसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन करिएगा, याद करिएगा। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता एवं गलनांक कम होता है। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। ये गलनांक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, यानी वह तापमान, ध्यान से सुनिएगा, वह तापमान जिस पे कोई ठोस पदार्थ द्रवित अवस्था में परिवर्तित होता है वो टेम्परेचर ही उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, सुनिएगा। वह तापमान जिस पे कोई ठोस पदार्थ द्रवित अवस्था में आता है वो टेम्परेचर ही उस पदार्थ का क्या है, गलनांक है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु पीतल, तांबा और टिन की, यानी ये भी आप अंडरलाइन करिएगा कि कॉपर और जिंक है वो पीतल। जैसे इसकी जो ट्रिक है वो आप ध्यान रख सकते हो कि जो पीतल है वो कैसी है, पीतल कोजी है। पीतल कैसी है, कोजी है। को से कॉपर हो जाएगा और जी से जिंक है, यानी जो पीतल है वो किसका बना होता है, कॉपर और जिंक। पीतल कैसी है, कोजी है, यानी कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट है कॉपर और टिन। कॉपर और, ये है आपके कॉपर और टिन की, ये दोनों मिलाकर किसका निर्माण होता है, ये दोनों मिलाएंगे तो कांसे का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, कांसा। कांसा होता है ना। तो पीतल की तो क्या ट्रिक है, पीतल कोजी है, और इसका हो जाएगा कोटी। कांसा कैसा है, कोटी है, यानी कॉपर और टिन। टिन का जो प्रतीक होता है वो Sn होता है। तो पीतल कोजी है, यानी कॉपर और जिंक से निर्माण किसका होता है, पीतल का होता है, और कांसे का किससे होता है, कोटी, यानी कॉपर और टिन से किसका निर्माण होता है, कांसे का होता है।
तो ये भी पढ़ लेते हैं कि प्राचीन भारतीय धातुकर्म का चमत्कार। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लोहा कर्मियों ने दिल्ली में एक लोहा स्तंभ का निर्माण करवाया। 1600 वर्ष पूर्व भारत में लोहा कर्मियों ने दिल्ली में एक लोहे स्तंभ का निर्माण करवाया। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यानी जो लोहा स्तंभ है वह कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार के नज़दीक दिल्ली के अंदर स्थित है। यह लोहा स्तंभ 8 मीटर ऊंचा है और इसका भार है वो 6 टन होता है। आप ध्यान रखिएगा कि 1 टन बराबर कितने होता है? 1000 केजी होता है। 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 केजी होता है। तो यहाँ कितने टन है? 6 टन है, तो 6000 केजी उसका भार है। उसके बाद आगे है वो है आपके कि मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुचालक है। जो कांसा है वो क्या है? विद्युत का कुचालक है। लेकिन तांबे का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। और चांदी के बाद जो विद्युत का सुचालक है, अच्छा चांदी के बाद में वो है ही कौन सा? कॉपर। लेकिन कॉपर के साथ यदि आप टिन मिला दो और कांसे का निर्माण कर लो और पीतल का निर्माण कर लो, ये दोनों विद्युत के क्या हैं? कुचालक है। लेकिन तांबे का उपयोग है वो विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। शीशा एवं टिन यानी पीबी और टिन की मिश्र धातु सोल्डर है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सोल्डर, मिश्र धातु सोल्डर का निर्माण किससे होता है? शीशा से होता है। यानी आप ऐसे ध्यान रखना, शोल्डर जैसे कंधा होता है ना, शोल्डर, और कंधे पुलिस वाले होते हैं तो उसके कंधे, उनके कंधे से आप मान लो क्या लटकी रहती है? सीटी, विसल, सीटी लटकी रहती है। यानी शोल्डर है, यानी जैसे पुलिस वाले मान लो आप, उनके कंधे से क्या लटकी रहती है? सीटी लटकी रहती है। यानी सी से शीशा और टी से टिन हो जाएगा, शीशा टिन। शीशा टिन दोनों मिलकर किस का निर्माण करते हैं? शोल्डर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जिसका गलनांक बहुत कम होता है, इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। तो यहाँ से है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत तारों की वेल्डिंग करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो वो शोल्डर का होता है। और शोल्डर के कंधे पे क्या लगी है? सीटी लगी है। शीशा और टिन, इसका उपयोग है वो विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह है वो अपना ये जो थर्ड लेसन है कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। जय हिंद, जय भारत।